Hello, students, and welcome to Green Plus Institute of Paramedical Sciences. I am Dr. Maninder Kaur, and today we're going to talk about rotator cuff tear. This is the second lecture of the series on rotator cuff tear. As I told you earlier, कि rotator cuff tear जो है वो हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे. पहले पार्ट में हमने पढ़ा था about the anatomy and the reasons of rotator cuff tear. अब ये वाले जो सेशन है इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द टू टाइप्स मेन टाइप्स ऑफ रोटेटर कफ टेयर्स दैट्स एक्यूट एंड क्रॉनिक है ना. एंड उसके अलावा क्या एग्जामिनेशन करेंगे एंड मोर इम्पोर्टेंटली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट क्या होती है. एक तो हम ऑब्वियसली हम बताते हैं कि हम रोटेटर कफ के लिए जो है सर्जिकल रिपेयर करते हैं, बट सर्जिकल रिपेयर के अलावा व्हाट इज द कंजर्वेटिव प्रोटोकॉल. अगर आप सर्जरी नहीं हो रही है तो पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाएगा. ठीक है. अब ये जो लेक्चर है डेफिनेटली इज मेंट फॉर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स. अपार्ट फ्रॉम फिजियोथेरेपी जो ओटी के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसके नॉलेज गेन कर सकते हैं, फॉर द सिंपल रीजन बिकॉज रोटेटर कफ एज आई हैड टोल्ड यू अर्लियर इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम दैट इज फेस्ड बाय ऑर्थोपेडिक्स. सो इसके काफी सारे सर्जिकल रिपेयर्स भी किए जाते हैं, वेरी कॉमन प्रोसीजर कंपेरेटिवली. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स मूव अहेड है ना. तो हम आज बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ कफ टेयर, द एग्जामिनेशन दैट वील हैव टू डू एंड कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होता है. ठीक है. तो फर्स्ट थिंग हमने बोला टाइप्स क्या है. एक होता है अक्यूट, एक होता है क्रॉनिक. ठीक है. सो अक्यूट जनरली वी से अक्यूट मींस लेस देन 6 वीक्स ओल्ड. अगर 6 हफ्ते से ज्यादा हो जाता है तो हम उसको क्रॉनिक में ले जाते हैं. ठीक है. तो अक्यूट टेयर्स में बेसिकली क्या होगा, पेशेंट कंप्लेन करेगा ऑफ सडन पेन एंड वीकनेस which is obviously basically because of inability to elevate the arm. पेशेंट बोलेगा कि मैं हाथ ऊपर नहीं उठा पा रहा हूँ. जनरली व्हाट जो कहा जाता है वो होता है कि ओवरहेड अबडक्शन नहीं होती. वो यहाँ तक अबडक्शन इज नॉर्मल, दिस इज जस्ट अबडक्शन. इसके ऊपर जब लेके जाते हैं मतलब 90 डिग्री से ऊपर जो जाता है उसको हम ओवरहेड अबडक्शन कहते हैं. तो जनरली पेशेंट विल कंप्लेन दैट देयर इज पेन एंड वीकनेस, सडन ऑनसेट एंड इनएबिलिटी टू एलिवेट द आर्म. एग्जामिनेशन में क्या आपको होगा, आपको पता चलेगा देयर इज वीकनेस इन द शोल्डर मोशन. वो फॉरवर्ड हो सकता है, एक्सियल रोटेशन हो सकती है, इंटरनल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, एबडक्शन, एडक्शन है ना, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन. ये सब मूवमेंट्स में आपको इश्यूज समझ में आएंगे कि देयर विल बी मोस्ट प्रोबेबली जो पेशेंट कंप्लेन करेगा विल बी इन एबडक्शन, इन फॉरवर्ड फ्लेक्शन. जैसे हम बताते हैं ना कि हमने कोई चीज उठानी है, निकालनी है कहीं से, हम वो उठा नहीं पा रहे हैं. हमें अगर कोई चीज ऊपर से नीचे लानी है तो हम ला नहीं पा रहे हैं. सम पीपल विल कंप्लेन कि मैं पीछे में हाथ नहीं लेके जा पा रहा हूँ अपना. ठीक है. दैट वे. सो दीज इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशंस की मूवमेंट्स में आपको समझ में आएगा कि पेशेंट को पेन और वीकनेस है. अब आपने उसकी डायग्नोसिस कैसे करनी. एक होता है ऑन एग्जामिनेशन फॉर रेडियोग्राफ. रेडियोग्राफ इज बेसिकली एक्सरेज है ना. तो एक तो स्टैंडर्ड रेडियोलॉजिकल एवेल्युएशन या ट्रॉमा सीरीज जिसको हम बोलते हैं, ट्रॉमा शोल्डर सीरीज, वो ऑब्टेन होगा जिसमें एपी व्यू होता है, एंटीरो पोस्टीरियर व्यू, लैटरल व्यू होता है एंड एक्सिलरी व्यू होता है, एक्सिलरी लैटरल व्यू. तो इससे आपको शोल्डर जॉइंट समझ में आएगा कि उसकी स्पेसेस के बारे में समझ में आएगा. ठीक है. इसके अलावा एमआरआई इज द अदर डायग्नोस्टिक स्टडी जो हम यूज करते हैं फॉर डायरेक्ट इमेजिंग ऑफ द रोटेटर कफ. ऑब्वियसली आपके वो सारी मसल्स एंड उनके टेंडन्स एंड कहाँ पे क्या टेयर हो गया है, कहाँ सही है, वो सारा कुछ कंफर्म करेगा और आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस जो है वो कंफर्म हो जाएगा उससे. ठीक है. अब इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है. अक्यूट टेयर्स का ट्रीटमेंट जनरली सर्जिकल रिपेयर होती है. ठीक है. अक्यूट टेयर्स आर जनरली ट्रीटेड सर्जिकली. क्या फायदा है सर्जिकल रिपेयर होने का, वो ये होता है कि बेसिकली मोबिलिटी बेटर हो जाती है. अभी न्यू टेयर हुआ है तो इसलिए इजी रिपेयर होता है कंपेरेटिवली, उतनी स्वेलिंग नहीं होती है इन द टेंडन, सो इट्स इजियर टू रिपेयर इट. प्लस स्वेलिंग नहीं होती है, वैस्कुलरिटी कंपेरेटिवली मेंटेन्ड होती है. लॉन्ग टाइम तक टेयर रहेगा तो वो उसकी वैस्कुलरिटी कम हो जाती है, तो टेंडन की स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली कम हो जाती है. तो जो अर्ली रिपेयर अगर हो जाती है अक्यूट टेयर्स में, तो वन इट विल इम्प्रूव द मोबिलिटी ऑफ द रोटेटर कफ. तो इजी रिपेयर होगी, टेक्निकली इजी होएगा रिपेयर करना. क्वालिटी ऑफ टेंडन मेंटेन्ड होता है तो इसीलिए ज्यादा स्टेबल रिपेयर होती है. एंड इसके अलावा कईयों को रोटेटर कफ टेयर के साथ डिसलोकेशंस भी होती है, तो ये टोटल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है आपके ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को. ठीक है. दैट इज द फायदा ऑफ सर्जिकल रिपेयर ऑफ अक्यूट टेयर्स. नाउ अक्यूट टेयर्स के रिलेटेड जो
मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है वो हम थर्ड सेशन में पढ़ेंगे, जो हमारा थर्ड पार्ट ऑफ रोटेटर कफ होगा। ठीक है, आज की पार्ट में वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट द क्रॉनिक टेयर एंड द कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ऑफ रोटेटर कफ टेयर। ओके, सो क्रॉनिक टेयर क्या है? क्रॉनिक टेयर में बी एसिम्प्टोमेटिक पैथोलॉजिकल प्रोसेस दैट इज एसोसिएट विद नॉर्मल एजिंग। जैसे हमने पिछले लेक्चर में सुना था अबाउट कि क्या कॉजेज होते हैं। वन वेरी मेजर कॉज ऑफ रोटेटर कफ टेयर इज द रूटीन एजिंग प्रोसेस, है ना, कि नॉर्मल एजिंग की वजह से वीक हो गया, वैस्कुलरिटी रिड्यूस हो गई, जिसकी वजह से कि रोटेटर कफ टेयर हुआ। So there are a variety of factors which include poor vascularity or hostile environment between the coracoacromial arch। जैसे हमने बोला था कि कईयों की आर्च में स्पेस कम होती है, हुक्ड आर्च होती है ना, तो उसकी वजह से भी there is possibility of chronic tears। Then there is decreased use or gradual deterioration of the tendon, which contribute to the senescence of the rotator। Senescence होता है aging of the rotator cuff, especially the supraspinatus। जैसे कई लोग यूज ही नहीं उतना काम, जैसे बहुत बुजुर्ग होते हैं जो कई they don't really use their arms a lot, they don't really pick anything up from upstairs from above, है ना, तो because of that lack of use या उनको थोड़ी पेन हो गई तो उसकी वजह से वो हिलाएंगे नहीं, तो वो डिसयूज एट्रोफी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब जनरली जो देखा गया है कि जैसे कि स्टडीज हैव शोन कि अप्रोक्सीमेटली 58 इयर्स इज द एज जिसके आसपास लोगों को रोटेटर कफ टेयर्स या क्रॉनिक टेयर्स की इश्यूज आनी शुरू हो जाते हैं, या डीजनरेशन की इशू आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब एग्जामिनेशन विल बी सिमिलर, लिटिल डिफरेंट। बेसिकली पेन उतनी नहीं हुई होगी बट ऑन मूवमेंट होगी, है ना, तो देयर विल बी एविडेंस ऑफ मस्कुलर एट्रोफी, अगेन इट्स अ क्रॉनिक वन। तो अक्यूट में आपको मसल्स में कोई फर्क नहीं लगेगा, मसल्स विल लुक द सेम, बट क्रॉनिक में क्या हो जाता है, क्योंकि यूज नहीं हो रहा है क्रॉनिकली, आप लंबे टाइम तक उसको यूज नहीं कर रहा है पेशेंट, तो उसकी वजह से उसकी एट्रोफी हो जाती है, साइज उसका रिड्यूस हो जाता है, तो देयर विल बी मस्कुलर एविडेंस ऑफ मस्कुलर एट्रोफी इन द सुप्रास्पाइनेटिस फोसा। फिर डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द टेयर इंफ्रास्पाइनेटिस की भी हो सकती है कि एट्रोफी लगे आपको। देन पैसिव, जब आप मूवमेंट करेंगे, जब एग्जामिनेशन में भी आप पैसिव मूवमेंट करेंगे जॉइंट का, तो आपको एक क्रेपिटेंस सुनाई देगी, दैट इज सबक्रोमियल क्रेपिटेंस विल बी देयर। क्रेपिटेंस सुनाई एंड फील देगी होगी। देखो आप नॉर्मली देखोगे अगर कोई एग्जामिन कर रहा होता है तो वो शोल्डर को पकड़ता है और फिर मूवमेंट दूसरे हाथ से उसकी मूवमेंट करता है, तो आपको एक कड़कड़ सी आवाज या तो कईयों में सुनाई भी देती है, फील तो डेफिनेटली होगी आपके जो हैंड से आप स्टेबल कर रहे हो आप शोल्डर्स को, जॉइंट को, उससे आपको वो क्रेपिटेंस फील होगी, दिस इज कड़कड़ कड़कड़ फील होएगा। ठीक है, then there is smooth active motion is diminished and the symptoms are reproduced when the arm is lowered from the overhead position। देखो ये मूवमेंट भी डिफिकल्ट है, कई बार किसी को ये तो भी थोड़ी सी वो पैसिवली कर देते हैं, जब वो नीचे लाने की कोशिश करते हैं वो फिर पेन होती है उनको। ठीक है, सो दैट इज पैसिव मोशन विल बी पेनफुल। अब मस्कुलर वीकनेस जो होगी वो ऑब्वियसली रिलेट करेगी टू द साइज ऑफ द टेयर, है ना, कितना बड़ा टेयर है उसके हिसाब से वीकनेस होगी या नहीं होगी। जो प्रोवोकेटिव मैन्यूवर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में अगेन पढ़ा था, है ना। इफ इन केस यू हैवंट हर्ड द प्रीवियस लेक्चर, प्लीज गो अहेड एंड फर्स्ट हियर दैट लेक्चर, अंडरस्टैंड इट वेल, बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सीरीज, है ना, तो आपको वो नहीं तो नहीं समझ में आएगा। उसमें हमने फाइंड आउट किया था अबाउट कि क्या क्या टेस्ट है जो हम कर सकते हैं फॉर रोटेटर कफ। तो उसमें हमने एक पढ़ा था नीर इम्पिंजमेंट साइन के बारे में, हॉकिंस साइन के बारे में। सो द फर्स्ट फोटोग्राफ ओवर हियर इज द नीर इम्पिंजमेंट साइन, द ब्लैक एंड व्हाइट वाला, है ना, तो उसमें वो फॉरवर्ड फ्लेक्शन कर रहे हैं विद एक्सटर्नल रोटेशन, फॉरवर्ड फ्लेक्शन कर रहे हैं ऊपर विद एक्सटर्नल रोटेशन एंड सॉरी विद इंटरनल रोटेशन, सॉरी ये अंदर को जा रहा है ना, तो इंटरनल रोटेशन कर रहे हैं एंड फॉरवर्ड फ्लेक्शन कर रहे हैं। वो उसमें there'll be pain elicited when the patient is moving from 70 to 130 degrees 120 degrees तक, जनरली उस रेंज में पेन फील होती है। हॉकिंस मूवमेंट में क्या करते हैं, आप 90 डिग्री पे शोल्डर आर्म को अबडक्ट करते हैं एंड इंटरनल रोटेशन जब आप करते हो, जब ये ऐसी मूवमेंट होती है ये वाली, तो वो पेशेंट को पेन करती है। द कलर पिक्चर दैट इज डाउन इन द स्क्रीन, ओके, तो उसमें क्या देखो वो इंटरनल रोटेशन कर रहे हैं, स्टेबलाइज करके इंटरनल रोटेशन कर रहे हैं, उससे पेशेंट को पेन होगी, दैट इज हॉकिंस साइन इज पॉजिटिव। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट, अभी ये तो हो गया, हमने साइंस एलिसिट किया, हमने देखा कि मस्कुलर एट्रोफी हो रही है, बट अभी क्रॉनिक जो टेयर्स होते हैं इसमें अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, बिकॉज एकदम पॉइंट टेंडरनेस कहीं भी आपको नहीं भी मिलेगी, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो टू नो वेदर देयर आर अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व, वेदर देयर इज एनी अदर इशू, जैसे कि कोई सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो भी स्लो ऑनसेट शोल्डर पेन के साथ आएगी, कई भी लोगों को
सर्वाइकल स्पाइन की प्रॉब्लम हो तो उसमें भी लोगों को शोल्डर पेन होगी, बिकॉज अल्टीमेटली दैट इज व्हाट इज सप्लाइंग ना, सर्वाइकल जो नर्व्स निकल रही है वो आपके अपर लिम्ब को सप्लाई कर रही है। तो हो सकता है वीकनेस फील होए, हो सकता है कि शोल्डर पेन होए, तो ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन विद दैट आल्सो, है ना। रोटेटर कफ वीकनेस हो सकती है, मस्कुलर एट्रोफी भी हो सकती है उसमें। तो वो आपको रूल आउट करने की जरूरत है विद अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन, लाइक फॉर एग्जाम्पल एमआरआई हम कराते हैं, तो उससे हमें समझ में आएगा कि कोई सर्वाइकल इश्यू तो नहीं है साथ में, ठीक है। इट्स प्योरली रोटेटर कफ और द शोल्डर पेन इज बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, ओके। फिर आ गया इमेजिंग। इमेजिंग में हमने क्या क्या करना है फॉर क्रॉनिक टेयर्स, वी हैव ऑब्वियसली तो कंफर्म करना है डायग्नोसिस के लिए, क्यों करना है ना, क्यों हमको कंफर्म करना है, हमने एज हमने बोला कि वो सर्वाइकल भी हो सकता है, शोल्डर भी हो सकता है। तो पहली चीज तो यू नीड टू रियली कंफर्म कि इज इट अ क्रॉनिक रोटेटर कफ टेयर, है ना। एंड दूसरा यू हैव टू ऑल्सो फिगर आउट कि इज देयर अ नीड और पॉसिबिलिटी ऑफ सर्जिकल रिपेयर, ऑपरेटिव ट्रीटमेंट करने का क्या सक्सेस रेट हो सकता है, क्योंकि जब कोई बहुत लॉन्ग टेयर हो जाता है कई बारी सिंपल ऑपरेटिव ट्रीटमेंट माइट नॉट बी हेल्पफुल। हो सकता है एंकर की जरूरत है, कई बार सिर्फ री एनफोर्समेंट करने की जरूरत होती है, कई बार स्क्रू डाल के एंकर डालने की जरूरत होती है। तो ये डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ टेयर एंड हाउ लॉन्ग द टेयर इज, ओके। फिर इसके अलावा यू हैव टू हैव द ट्रॉमा शोल्डर सीरीज शुड बी डन फॉर एक्सरेज, है ना। इससे आपको प्रॉक्सिमल जो ह्यूमोरल माइग्रेशन के बारे में पता चलेगा कि जो जॉइंट है वो हिला है कि नहीं। उसके अलावा डीजेनरेटिव चेंजेस या बोन कोलैप्स के बारे में भी आपको उसमें पता चल सकता है, ठीक है। देन वी हैव एमआरआई। एमआरआई जैसे हमने कहा था कि आपको रोटेटर कफ टेयर का भी पता चलेगा, उसकी साइज और उसकी डिग्री के बारे में भी समझ में आएगा। So the MRI examination will tell you about the rotator cuff. First of all, diagnose the rotator cuff tear. Then it will let you know about the size. It will let you know about the degree of retraction. देखो क्या होता है, कभी कोई चीज, अभी ये यहाँ पे है, हमारे मसल्स इतने स्ट्रांग है शोल्डर जॉइंट के आसपास, जो मैंने अगेन लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर सपोज ये मेरा रोटेटर कफ का टेंडन है ना, किसी भी एक मसल का, तो अगर वो मसल का टेंडन टूट गया है, फट गया है, टेयर हो गया है ना, तो कुछ समय तक तो वो यही रहेगा। धीरे धीरे जब वो क्रॉनिक हो जाता है, मसल विल ऑल्सो कीप ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिट, डिज्यूज भी हो जाएगा, मसल का साइज रिड्यूस हो जाएगा, तो ये रिट्रैक्ट होता है, ये जो टेंडन है ये रिट्रैक्ट हो जाते हैं काफी। तो अभी इसके बीच में कितनी स्पेस आ गई, दिस ऑल्सो विल डिटरमाइन दी सक्सेस ऑफ ट्रीटमेंट। जो आप ट्रीटमेंट करोगे उसका कितना सक्सेस आएगा, उसका कितना फायदा होएगा, किस लेवल तक फायदा होगा। कई लोगों की पूरी मूवमेंट वापस आ जाती है, कईयों की पूरी मूवमेंट नहीं भी आती है ना। सो दैट थिंग इज गोइंग टू बी डिसाइडेड एज पर अकॉर्डिंग टू दी डिग्री ऑफ रिट्रैक्शन, द साइज ऑफ टेयर एंड कितना टेयर है, कहाँ टेयर है, उसके हिसाब से, राइट। फिर कोई फैटी या फाइब्रस इन्फिल्ट्रेशन हुई है क्या उस जॉइंट में, तो वो पता चलेगा। अब apart from MRI, we can X-ray and MRI. The other thing you can do is ultrasound. Ultrasound also can be done. या फिर contrast arthrography, है ना, can also be done for the shoulder joint. These are additional studies, but comparatively कम होती है। ज्यादातर X-rays and MRIs is what we generally get done, ठीक है। Then ये हो गया हमारा इमेजिंग। फिर आगे हमारी ट्रीटमेंट। अब हमने बोला कि क्रॉनिक में डेफिनेटली सर्जिकल रिपेयर भी एक ऑप्शन होता है। सर्जिकल रिपेयर के अलावा द अदर ऑप्शन विच इज देयर इज अ कंजर्वेटिव रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। ऑपरेटिव इंटरवेंशन इज इंडिकेटेड, जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं उनको आप ऑपरेटिव ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी रोल क्या है हमारा इसमें, एक तो ऑब्वियसली पेन रिलीफ इज द फर्स्ट थिंग, है ना, कि पेन रिलीफ होनी चाहिए। उसके अलावा आपका रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होना चाहिए एंड स्ट्रेंथ आनी चाहिए। पेन खत्म होगी, रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होगा, स्ट्रेंथ होगा, तब जाके फंक्शन नॉर्मल होएगा, ठीक है। अल्टीमेटली यू वांट के प्रॉपर फंक्शनिंग हुई ना उस पर्टिकुलर जॉइंट की, तो वो फंक्शनिंग लेके आए, सबसे पहले पेन रिलीफ करनी पड़ेगी, रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी पड़ेगी, अल्टीमेटली फंक्शनैलिटी वापस आएगी, ठीक है। सो नाउ वी हैव डिफरेंट एस्पेक्ट्स दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ in the conservative treatment protocol. There are generally it is divided into three phases. Okay, there's phase 1, phase 2 and phase 3. Phase 1 जो होता है ये हर phase 4 weeks का है. So 0 to 4 weeks is phase 1, 4 to 8 weeks is phase 2 and 8 to 12 weeks is the phase 3. Okay, तो ये gradual progression of exercise है, of the you can say depth of exercise, of the intensity of exercise and also the type of exercise. जैसे मैंने आपको बताया कि आप पहले डे पे ही पेशेंट को नहीं कह सकते, जैसे हमने रेंज ऑफ मोशन में भी ये पढ़ा था, है ना। पहले डे पे ही आप अगले को बोलोगे कि आप एक्टिव मोशन करो जी, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। यू विल स्टार्ट विद पैसिव मोशन, देन यू विल गो विद एक्टिव असिस्टेड मोशन एंड देन फर्दर विद पैसिव मोशन। नाउ हियर वन थिंग मोर आई वांट टू टॉक अबाउट इज दिस, दैट कि जो आपके ये लेक्चर्स हैं इनमें
आपके एक बेसिक लेक्चर्स कुछ स्टार्टिंग में आए हुए हैं, जैसे रेंज ऑफ मोशन के लेक्चर्स हैं, और ना रेंज ऑफ मोशन इज अ वेरी, उस लेक्चर में मैंने ये समझाया था कि कहने को रेंज ऑफ मोशन कोई बहुत खास बात नहीं है ना, आपको उस पर्टिकुलर जॉइंट की जो मोशन की रेंज है उस मोशन में उस मूवमेंट को करना है, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से करना है ना। इट कुड बी पैसिव, एक्टिव असिस्टेड, या फिर असिस्ट एक्टिव। तो लेकिन ये जो लेक्चर्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जब आप जो भी फिजियोथेरेपीज करोगे, आप जैसे आप ये भी चैप्टर पढ़ोगे जो रोटेटर कफ टेयर का, इसमें हमने यही बात हम करेंगे अबाउट एक्टिव आरओएम एक्सरसाइजेस, पैसिव आरओएम एक्सरसाइजेस। तो वो आपको उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, उसके आपको एक बेसिक लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसलिए जो बेसिक लेक्चर्स हैं, इफ यू नीड टू री डू देम, यू नीड टू री हियर देम, प्लीज गो हेड री हियर देम एंड देन अगेन कम बैक हियर, सो दैट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि आपको क्या कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो वो, ठीक है। सो कमिंग बैक टू रोटेटर कफ टेयर में फर्स्ट फेज हम बात कर रहे हैं अबाउट द फर्स्ट 4 वीक्स, दैट इज 0 to 4 वीक्स। इसमें हमने क्या क्या रिस्ट्रिक्ट करना है? पहली चीज जो हमने रिस्ट्रिक्ट करनी है कि कोई भी प्रोवोकेटिव मेनूवर या एक्सरसाइज नहीं करना है जिससे पेशेंट को पेन हुई। एक फिजियोथेरेपी में एक चीज हमेशा अपने ध्यान रखनी है कि जब आप पेशेंट को कोई भी एक्सरसाइजेस करा रहे हैं, तो इट शुड नॉट बी दैट पेशेंट इज इन पेन व्हाइल डूइंग दैट एक्सरसाइज। यू हैव टू सी टू इट कि पेशेंट को पेन ना हो। हम कहेंगे भाई थोड़ी बहुत मूवमेंट हो गई, पेन तो होएगी, है ना। You have to give relief for that. That is not the way science works. That's not the way your body is going to work. अगर ज्यादा पेन होगी तो वो इन्फ्लेमेशन बढ़ा देगा, वो एक्सरसाइज फायदा करने के बजाय नुकसान कर जाएगी, ठीक है। इसीलिए देयर शुड बी नो पेन व्हेन द पेशेंट इज एक्सरसाइज, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं फील होना चाहिए उसको। अगर हो रहा है तो यू नीड टू रिड्यूस द लेवल ऑफ दैट एक्सरसाइज, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। Then patient may have an underlying subacromial bursitis. Therefore, range of motion exercise and muscle strengthening exercise should begin with the arm in less than 90 degree abduction. देखो हम initial acute काइंड ऑफ acute कह लो या स्टार्टिंग फेज की, acute नहीं बोलेंगे हम, स्टार्टिंग फेज ऑफ एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि पेशेंट को बर्साइटिस है, हो सकता है पेशेंट को ज्यादा पेन है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप 90 डिग्री abduction से ऊपर ना जाए। तो आपने ये एक्सरसाइजेस जो करनी है ये लेस देन 90 डिग्री abduction की एक्सरसाइजेस में जाना है, ठीक है। इनिशियली यू विल स्टार्ट विद दैट, यू विल अवॉइड ओवरहेड abduction, यू विल अवॉइड टू मच ऑफ रोटेशंस, ठीक है। अगेन इसलिए हम प्रोवोकेटिव एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे, है ना। जो मेनूवर्स होते हैं, प्रोवोकेटिव मेनूवर्स होते हैं, जैसे हम हॉकिंस साइन दिए वो साइन कर रहे हैं, तो उसमें पेशेंट को पेन होती है, तो वो चीज आपने अवॉइड करनी है। अगेन आपने ओवरहेड abduction नहीं करनी है, इसीलिए 90 डिग्री से ऊपर नहीं जाना। तो एम्प्टी कैन एक्सरसाइज जो है, जो एक्सरसाइज होती है ना, जो टेस्ट है, वो आपने नहीं कराना है। तो जो हम एम्प्टी कैन कर रहे हैं, अगेन यू कैन हियर द प्रीवियस लेक्चर इफ यू डोंट नो अबाउट इट, ओके। तो अवॉइड द एम्प्टी कैन एक्सरसाइज। इमोबिलाइजेशन करने की इस फेज में जरूरत पड़ती है, जनरली कभी कभी ब्रीफ स्लिंग देना पड़ता है, जो आर्म पाउच दिया जाता है ना, जैसे आपने देखा होगा लोगों को शोल्डर पाउच लगाया होता है, तो कई बार लोग वो आपको साथ में एड ऑन देना पड़ेगा पेशेंट को, जनरली फॉर कंफर्ट पर्पस, कि वो थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, तो इट गिव्स कंफर्ट। अब नेक्स्ट आगे जो हमने फर्स्ट थिंग बोली थी ना कि पेन कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेन नहीं होनी चाहिए पेशेंट को। तो पेन कंट्रोल के लिए हम क्या करेंगे? पेन कंट्रोल इन ऑल फेजेस विल बी सेम, ओके। सो पेन कंट्रोल क्या होता है? वन, रिडक्शन, हम बोल रहे हैं कि रिडक्शन ऑफ पेन इज इंपॉर्टेंट। एज आई टोल्ड यू, अगर पेन होगा तो एक पेशेंट मेनूवर कर नहीं पाएगा, उसको मुश्किल लगेगी, उसने नेक्स्ट टाइम नहीं करना है। सेकेंडली, इंटरनली अगर बोले तो पेन होने की वजह से पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स एक्टिवेट होंगे, और उस जॉइंट या उस जगह पे इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी, तो अंदर से स्वेलिंग बढ़ जाएगी अगर पेन होगा तो, ठीक है, विच वी डू नॉट वांट। We do not want the patient to have discomfort. We do not want to inflame the joint. इन्फ्लेम हो जाएगा तो जो छोटा टेयर है वो बाद में बड़ा बन जाएगा, ठीक है। सो वी डोंट वांट दैट थिंग ऑब्वियसली, सो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू सी टू इट कि पेन और डिस्कम्फर्ट नहीं हो। उसके लिए हमने क्या करना है? एक तो हम मेडिकेशंस दे सकते हैं, कॉमन एनसेड्स इज द फर्स्ट थिंग विच इज जनरली गिवन, जो कॉमन पेन किलर्स होते हैं। उसके अलावा कभी कभी सबक्रोमियल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं, ठीक है, जिससे कि पेन रिलीफ होगी, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बट होगी। देन यू हैव थेरेपेटिक मोडालिटीज इन फिजियोथेरेपी इटसेल्फ व्हिच यू कैन गिव फॉर पेन रिलीफ, जैसे आइस पैकिंग कर सकते हैं, आइस पैक एप्लीकेशन हो सकती है, अल्ट्रासाउंड थेरेपी हो सकती है, या एचवीजीएस हो सकती है। एचवीजीएस इज बेसिकली हाई वोल्टेज गैल्वेनिक स्टिमुलेशन, ठीक है। सो हाई वोल्टेज गैल्वेनिक स्टिमुलेशन इज काइंड ऑफ, यू कैन से, एन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, जो आप उस पर्टिकुलर मसल्स को देते हैं जिससे कि वो पेन रिलीफ करता है, ठीक है। सो दीज मोडालिटीज यू कैन यूज फॉर पेन रिलीफ। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाती है जो आप मोशंस, आपने कहा क्या मोशन, देखो अभी एक और चीज समझने की बात है यहाँ पे, कि जब हम बोलते हैं कि रोटेटर कफ टेयर है, तो रोटेटर कफ टेयर विल हैव इफेक्ट ऑन द शोल्डर ऑब्वियसली। उसके अलावा देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ
और आई शुड से अफेक्शन ऑन द एल्बो जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट ऑल्सो। क्या होता है, जैसे अगर ये हमारा जॉइंट दुख रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, तो जब आपका एक शोल्डर जॉइंट दुख रहा होगा तो आपकी कंपेरेटिव मोबिलिटी ऑफ द होल आर्म इज गोइंग टू रिड्यूस। तो आप अपना रिस्ट भी कंपेरेटिवली कम यूज करोगे। एल्बो कंपेरेटिव एल्बो के लिए भी देखो, आपने अगर एल्बो सीधा करना है, इट्स नॉट ओनली द एल्बो जॉइंट दैट इज बीइंग इन्वॉल्व, यही मसल्स नीचे आ रहे हैं, यहाँ से जो आगे को मसल्स आ रहे हैं, बाइसेप्स वगैरह आ रहे हैं, तो वो आपको जब वो मूव करते हैं तो दैट ऑल्सो विल कॉज शोल्डर पेन। तो आप ऑटोमेटिकली आपकी वो मूवमेंट्स भी रिड्यूस हो जाती हैं। इसीलिए जब हम फिजियोथेरेपी कर रहे हैं तो आपको ये पूरे लिम्ब की फिजियोथेरेपी के हिसाब से सोच के करना है। आपको शोल्डर मोशन तो देना ही है, उसके अलावा एल्बो रिस्ट जॉइंट की भी आपको मोशन की ध्यान रखनी है, ठीक है। तो शोल्डर मोशन में ऑब्वियसली हमारा एम तो ये है कि भाई वो दूसरे नॉर्मल साइड के हिसाब से, जो अनअफेक्टेड साइड है, कॉन्ट्रालैटरल अनअफेक्टेड साइड है, उसकी तरह वो हो जाए, ठीक है। लेकिन इस फर्स्ट फेज में हमारा ध्यान ये रहेगा कि इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन जो कॉन्ट्रालैटरल साइड के साथ होए, विद द आर्म इन लेस देन 90 डिग्री अप्रॉक्स। हमने ये कोशिश करनी है कि 90 डिग्री से ऊपर जाने का हमने प्लान नहीं करना है। हमारा प्लान 90 डिग्री से नीचे नीचे का है, कि 90 डिग्री से नीचे नीचे इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन हम कर ले, उतनी 90 डिग्री तक फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो जाए, या अबडक्शन भी 90 डिग्री तक हो जाए, दैट्स इट। उससे ज्यादा हमें नहीं करना है, ठीक है। अब एक्सरसाइजेस क्या है, इसमें एक बहुत कॉमन एक्सरसाइज जो दिया जाता है इज कॉडमैन्स एक्सरसाइज। आई विल एक्सप्लेन दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। उसके अलावा भी हैव पैसिव आरओएम एक्सरसाइजेस ऑफ फ्लेक्शन एक्सटेंशन इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन। देन आप कैप्सूल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं, दैट इज विद द अदर हैंड, या फिर असिस्टेड करा सकते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं कि पेशेंट को हम बोल रहे हैं कि ये करो, देखो आपने देखा हो कई जगहों पे आप नॉर्मल एक्सरसाइज में भी लोग कराते हैं ना कि ये करो और ये ऐसे करो, ठीक है। सो ये हाथ से आई एम गिविंग प्रेशर ओवर हियर, तो जब मैं अपना हैंड यहाँ लेती हूँ और ये हाथ से इसको ऐसे प्रेशर दे रही हूँ, तो इससे मेरा ये पोस्टीरियर कैप्सूल जो है वो स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। देन अवॉइड असिस्टेड मोशन एक्सरसाइज, अगेन वो ईयर सी इट्स द अक्यूट फेज, यहाँ पे आपने सिर्फ पैसिव एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है। कोशिश शुरू ऑफ कोर्स पैसिव एक्सरसाइज से ही करना है। शुरू पैसिव एक्सरसाइज से करने के बाद धीरे धीरे आपको अगर सही लगे तो आप उसको असिस्टेड में लेके जा सकते हैं, एक्टिव में भी लेके जा सकते हैं। लाइक जो वॉल वॉकिंग होती है, वॉल वॉकिंग इज व्हाट, बेसिकली पेशेंट को वॉल के सामने खड़ा कर देते हैं और उसको बोलते हैं कि अपने हाथों को, सपोज इफ दिस इज द वॉल, तो आई विल से कि अपने हाथों से आगे ऊपर चलो। देखो अब मेरे हाथों से मैं आगे ऊपर चल रही हूँ तो क्या हो रहा है, मेरे बाजू ऊपर आ रही है, राइट। It's a very simple exercise कहने को, but that is a very standard exercise, wall walking. That is a part of an active exercise. ठीक है, इट्स एक्टिव आरओएम, वॉल वॉकिंग। अगेन इसमें आपने ध्यान रखना है कि ये 90 डिग्री अबडक्शन से आगे ना जाए, मतलब आपने कोशिश करनी है कि इसके ऊपर नहीं पेशेंट को बोलना जाने को। कई पेशेंट्स को इतना की जाया जाएगा, कईयों को इतना जाया जाएगा, तो इट विल बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पेशेंट्स, है ना। बट ट्राई नॉट टू गो बियॉन्ड 90 डिग्री अबडक्शन। फिर हमने बात करी थी अबाउट कॉडमैन एक्सरसाइज। देखो कॉडमैन एक्सरसाइज ये है, कॉडमैन एक्सरसाइज बेसिकली यूज करता है ग्रेविटी को एज इन असिस्टेंस फॉर द एक्सरसाइज, राइट। सो ग्रेविटी विल हेल्प। आपने क्या करना है, आप सपोज एक टेबल चेयर कोई चीज का सहारा ले सकते हैं विद द अनअफेक्टेड लिम्ब। दूसरे लिम्ब को आपने लटका देना है नीचे। देखो आप अगर देखोगे इन पिक्चर्स में तो दूसरा लिम्ब जो है ये लटक गया है नीचे, उन्होंने उसको नीचे लटकाया हुआ है, राइट। So this is the unaffected limb, sorry, which is taking support from the टेबल चेयर, कुछ भी, वॉल, किसी भी चीज से ले सकते हैं। और आपने बेंड करना है फ्रॉम योर हिप जॉइंट, ठीक है। हिप जॉइंट से बेंड किया, ये वाले अफेक्टेड लिम्ब को आपने लटका दिया। अब इसमें आप अलग अलग मूवमेंट्स कर सकते हो, आप फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर सकते हो, आप इन दी लैटरल प्लेन एज वेल एज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। फिर आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर सकते हो, आप इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन कर सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज विल आल्सो हेल्प इन दैट, है ना। सो दीज डिफरेंट मोशंस, मूवमेंट्स सेम ही है। देखो मेजोरिटी एक्सरसाइज में ऑब्वियसली मूवमेंट विल बी द सेम, है ना। उसको किस डिग्री तक करना है इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब इस कॉडमैन एक्सरसाइज में आप नोट करोगे तो यू आर नॉट गोइंग बियॉन्ड 90 डिग्री अबडक्शन, इनफैक्ट यू आर नॉट गोइंग एट एनी अबडक्शन फॉर वेरी फ्रैंकली। आप जो कर रहे हो, आप सिर्फ ग्रेविटी आपको हेल्प कर रही है उस पर्टिकुलर मूवमेंट को करने को। इट्स लाइक अ फ्री मूविंग लिम्ब, यू नो। आपने अगर लिम्ब को फ्रीली छोड़ दिया हो और आप उसको मूव कर रहे हैं, इट्स समथिंग लाइक दैट, ओके। सो दिस विल हेल्प इन पेन रिलीफ ऑल्सो एंड दिस विल हेल्प इन इंप्रूविंग द मूवमेंट ऑल्सो। ये दोनों चीजों में हेल्प करता है, ठीक है। दिस इज योर कॉडमैन एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट फेज।
देन यू हैव एल्बो मोशन, जैसे मैंने बोला अपने शोल्डर मोशन के लिए आपने कर लिया, हमने क्वाड में एक्सरसाइज करी, पैसिव आरओएम करा, वॉल वॉकिंग, एक्टिव आरओएम भी कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ा के एक्टिव आरओएम करके वॉल वॉकिंग करा सकते हैं, है ना। फिर कैप्सुलर स्ट्रेचिंग करा सकते हैं। दीज जनरली 3 थिंग्स दैट वी जनरली डू, 3 or 4 थिंग्स, है ना। उसके अलावा एल्बो मूवमेंट होती है। एल्बो मूवमेंट भी आपने अगेन पैसिव मूवमेंट करानी है। दिस इज फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ एल्बो आप कराते हो, सुपाइनेशन प्रोनेशन कराओगे, है ना, सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन कराओगे या फ्लेक्शन एक्सटेंशन कराओगे एज टॉलरेटेड। अगेन जितना टॉलरेट पेशेंट कर पा रहा है इजीली वो आपने करवानी है। देन द थर्ड कम्स ग्रिप स्ट्रेंथनिंग। ग्रिप स्ट्रेंथनिंग जनरली नर्व बॉल से की जाती है, जो स्माइली बॉल्स भी यहाँ पे कहा जाता है कई बार, जिसको नर्व बॉल इज व्हाट वाज द इनिशियल वन व्हिच हैज स्टार्टेड, जो सॉफ्ट बॉल होती है ना। तो आप पेशेंट बोलते हो कि सॉफ्ट बॉल पकड़ो और ऐसे ऐसे उसको दबाई जाओ खोली जाओ। सो इससे क्या होगा, इससे एक तो मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव होएगी, एक मूवमेंट्स इंप्रूव होएंगी, एक आगे की मसल्स की भी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है इससे, ठीक है। तो ऑल्सो इट विल अलाउ द आर्म टू बी, यू कैन स्टार्ट यूजिंग द आर्म फॉर रूटीन डेली एक्टिविटीज। तो ये हो गया हमारा फेज 1। फिर आता है फेज 2, दैट इज 4 to 8 वीक्स। अब इसमें हमने क्या करना है, देखो अब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये आपने एक बार इनिशियल जब एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, इनिशियल एक्सरसाइज में हमेशा पेन होती है। जब आप थोड़ा थोड़ा टाइम एक्सरसाइज कर लेते हो तो फिर वो पेन धीरे धीरे रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे इस फेज में जब मिनिमल पेन या टेंडरनेस हो तब आप सेकेंड फेज में जा सकते हो। देखो एक व्हाट आई शुड से division is as per time, okay, 0 to 4 weeks, 4 to 8 weeks, 8 to 12 weeks. Second, uh, you can say division is also according to the patient's ability. हर पेशेंट सेम नहीं है, हर पेशेंट 4 हफ्ते बाद फेज 2 में नहीं जा पाएगा, हो सकता है कोई पेशेंट 6 हफ्ते तक फर्स्ट फेज में ही रहे, ठीक है। सो ये आपको समझना है एज पर पेशेंट क्या कर पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है, उसके हिसाब से। सो अगर पेशेंट की पेन और टेंडरनेस मिनिमल हो गई है, उसकी पैसिव रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव हो गई है, ठीक है, थोड़ा बहुत फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन आ रही है। फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन का क्या मतलब होता है, फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन इज एज सिंपल कि वो बेसिक फंक्शंस कर पा रहा है, उस पर्टिकुलर मूवमेंट वाले फंक्शंस। जैसे मैं कोई चीज उठा पा रही हूँ नीचे से यहां तक, इवन इफ इट इज जस्ट, आई एम नॉट पुटिंग एबडक्शंस, है ना, 90 डिग्री एबडक्शन के नीचे नीचे अगर मैं काम कर पा रही हूँ अपना, कोई चीज मुझे यहाँ से लेके यहाँ डालना है, मुझे खाना खाना है, मैं खाना खा पा रही हूँ, ठीक है, इफ आई एम एबल टू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ, सो मीन्स आई एम इम्प्रूविंग माई फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन टू दैट पर्टिकुलर लिम्ब, ठीक है। तो जब एक बार फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव हो रहा है, पैसिव रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव हो रहा है, पेन टेंडरनेस मिनिमल हो गई है, तब आप फेज 2 में फॉरवर्ड बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हमारा गोल क्या है, पिछले वाले में बेसिकली गोल था कि आप थोड़ी बहुत मूवमेंट लाएं, पेन बंद करें, ये हमारा गोल था। सी यू हैव गोल्स फॉर एवरीवन। सो इफ यू सी यहाँ पे हमारा गोल बेसिकली था पेन कंट्रोल एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ दी ब्रिंगिंग अबाउट लेस देन 90 डिग्री अबडक्शन की मूवमेंट्स, है ना। तो पेन रिलीफ करना एंड लेस देन 90 डिग्री मूवमेंट करना। अब यहाँ पर आके हमारी पैसिव रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होगी, तो अभी अब हमारा फोकस हो गया है कि थोड़ा सा मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव किया जाए, पावर एंड्योरेंस इंक्रीज की जाए उस पर्टिकुलर मसल्स की। अवॉइड आपने करना है अगेन द सेम थिंग, कोई भी मैनूवर, कोई भी एक्सरसाइज जो पेन या डिस्कम्फर्ट देती है पेशेंट को, वो आपने अवॉइड करना है। एंड आपको यू कैन इंक्लूड आरओएम एक्सरसाइज एंड मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज टू सम एक्सटेंट, है ना, जहां तक वो इजीली पेशेंट कर पाए। इस फेज में जनरली इमोबिलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज थोड़ी बहुत मूवमेंट पेशेंट करने लग गया है, अब उसको स्लिंग की जरूरत नहीं है। पेन कंट्रोल, एज आई टोल्ड यू, इज गोइंग टू बी सेम ऑल थ्रू आउट। सो पेन कंट्रोल हियर ऑल्सो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। वन सेकेंडली करने के लिए आपने क्या करना है, मेडिकेशन में आप एनसेड्स दे सकते हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन लग सकते हैं सब एक्रोमल स्पेस में, या फिर थेरेपेटिक मोडालिटीज भी आप दे सकते हो आइस की। ये आप घर पे भी पेशेंट को बोल सकते हो कि आइस पैक्स का, जो बोलते हैं ना आइस की टगोर करो, उस टाइप का। तो आइस पैक्स दे सकते हैं, अल्ट्रासोनिक दे सकते हैं, हाई वोल्टेज गैल्वेनिक स्टिमुलेशन दैट इज इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी दी जा सकती है, ठीक है। अब हमारा पिछली बार में एम था कि 90 डिग्री अबडक्शन के नीचे नीचे हमने मूवमेंट्स करानी है। अब इस फेज में हमारा ध्यान हो रहा है कि हम ऑल प्लेन्स ऑफ मोशन में कॉन्ट्रालैटरल शोल्डर के हिसाब से इक्वल ले जाएं धीरे धीरे, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट्स करेंगे, कैप्सूल स्ट्रेचिंग करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज वन ऑफ द
कैप्सूल स्ट्रेचिंग, ठीक है। तो ये कैप्सूल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप कराओगे। इसके अलावा यहाँ पे आप एक्टिव असिस्टेड मोशन एक्सरसाइजेस भी कराते हो और एक्टिव आरओएम भी कराते हो। पेशेंट एक्टिवली कितनी मूवमेंट कर पा रहा है वो भी आप मोटिवेट करते हैं पेशेंट को टू डू। सो योर इफ यू सी देयर इज सी दिस इज एक्टिव असिस्टेड एंड पैसिव, है ना। एक्टिव असिस्टेड मतलब देखो वो लिम्ब वहां पे उन्होंने पुली में अटैच किया है विद द मशीन, द पेशेंट इज बीइंग एबल टू पुल। देखो यहाँ पे इफ आई शो यू द डायग्राम इन द पिक्चर इटसेल्फ, राइट। सो पिक्चर में क्या है, देखो यहाँ पे ये इन्होंने हैंड्स को टाई किया है एंड ये पुली से दूसरी साइड में जा रहा है, राइट। So the limb is tied here on this, पुली की मदद से ये इधर से ऐसे जा रहा है, राइट। तो दूसरे हाथ से पेशेंट जो है, तो दिस इज एक्टिव असिस्टेड। इस हाथ से पेशेंट पुल करेगा पुली को, मतलब तो सॉरी द जो डोर को, है ना। तो उससे वो अपने आप ऑटोमेटिकली लिम्ब ऊपर जाएगा, राइट। दिस इज काइंड ऑफ एक्टिव असिस्टेड। या तो आप हैंड से कराते हो पेशेंट को या आप मशीन से कराते हो, दिस इज मशीन वाइज, है ना। दिस इज बाय यूज ऑफ अ पुली। देन दी अदर पिक्चर इज अबाउट एन एक्टिव रेंज ऑफ मोशन विद प्रॉप यूज करते हुए। तो आपने एक स्टिक ली है, पेशेंट को बोला है, पेशेंट लेटा हुआ है, स्टिक से पेशेंट ये मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, राइट। Got it? This is the movement that the patient is doing with the stick, lying down. So these are your active assisted and active motions, right? अब ये हो गया आपकी जो बेसिक मूवमेंट एक्सरसाइजेस कराते हो। इसके अलावा हमने बोला था कि अपार्ट फ्रॉम द मूवमेंट्स, बिकॉज यहाँ पे भी पेशेंट की मूवमेंट बेटर हो गई है ना, तो माइट बी के कई पेशेंट्स इवन एक्टिव में मूवमेंट्स में आ गए हैं या एक्टिव असिस्टेड में भी आ गए हैं। अब मूवमेंट के अलावा द अदर थिंग दैट नीड्स टू बी डन इज मसल स्ट्रेंथनिंग। तो मसल स्ट्रेंथनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट पे। देखो अल्टीमेटली कोई भी जॉइंट मूवमेंट्स जो है या कोई भी हम टेयर्स की बात कर रहे हैं, मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, उसमें मसल स्ट्रेंथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है इवन फॉर डेली एक्टिविटीज। ऑफ कोर्स अगर हम स्पोर्ट्स मेडिसिन की बात करते हैं या स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी की बात करते हैं तो प्लेयर्स को तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है ना, तो उनकी तो स्ट्रेंथ लेवल ही अलग है। तो इवन दे नीड दो ट्रेनिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्मल भी जो लोग हैं फॉर फंक्शनल इंप्रूवमेंट ऑफ एक्टिविटीज दे नीड मसल स्ट्रेंथ, राइट। तो मसल स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने उनको कहना है कि एटलीस्ट 3 times पर वीक 8 to 12 की रेपिटेशन में करनी है फॉर 3 sets, 3 times a week 3 sets 8 to 12 की रेपिटेशन, ठीक है। क्या करना है, हमने स्ट्रेंथ करना है रिमेनिंग मसल्स ऑफ रोटेटर कफ को। और वो वाला तो टेयर है ना, तो लेकिन उसके अलावा जो बाकी मसल्स हैं उनको भी आप स्ट्रेंथ कर दो। देखो 4 जने हैं, अगर एक बंदा बीमार हो गया है तो बाकी 3 जने संभाल तो सकते ही है ना घर को, राइट। या कोई भी चीज जो काम करना है वो 3 जने संभाल तो सकते ही हैं। तो आप अगर तीनों में काम और डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उनकी इनकी स्ट्रेंथ और इंप्रूव कर दो, तो जो ये टूटा हुआ है इसके ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, इसके ऊपर जोर कम लगेगा। उससे क्या है, मोबिलिटी रहेगी लेकिन पेन कम हो जाएगा, ठीक है। तो इट विल नॉट अफेक्ट द वन दैट इज अफेक्टेड, जो टूटा हुआ है, जो टेयर हुआ हुआ मसल, उसके अलावा जो बाकी मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब करना क्या है, हम जनरली वी स्टार्ट विद क्लोज चेन एक्सरसाइजेस एंड मूव ऑन टू ओपन चेन एक्सरसाइजेस। अब यहाँ पे आपको 2 terms या rather 3 में भी टर्म्स समझने की जरूरत है। पहली चीज कि व्हाट इज क्लोज चेन एक्सरसाइज एंड व्हाट इज ओपन चेन एक्सरसाइज। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। कि क्लोज चेन एक्सरसाइज होती है जब हम किसी भी मसल की मूवमेंट कर रहे हैं जहां पे हमारा डिस्टल एंड फिक्स्ड होता है, ठीक है। जब डिस्टल एंड फिक्स्ड है तो वो क्लोज चेन एक्सरसाइज है। जब जिस डिस्टल एंड फ्री है तो वो ओपन चेन एक्सरसाइज है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं कि सपोज हम स्क्वाट्स करा रहे हैं पेशेंट को, ठीक है, स्क्वाट्स कर रहे हैं ना, स्क्वाट्स पता है ना। तो स्क्वाट्स कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि आपका जो डिस्टल पार्ट है, जो पैर है, वो जमीन के साथ टच है, वो किसी भी सरफेस के साथ टच्ड है ना। सॉरी, तो वो किसी सरफेस के साथ टच्ड है एंड आप ऊपर नीचे बैठ रहे हैं, राइट। या फिर आप बेंच पुशअप्स करते हैं जो,
तो बेंच पुशअप्स में क्या होता है, आपके हैंड पीछे बेंच पे लगे होते हैं और आप पुशअप कर रहे होते हो, राइट? सो दैट अगेन इज अ क्लोज चेन एक्सरसाइज, जहां पे आपका डिस्टल एंड इट्स क्लोज, यू कैन से, है ना? तो इट्स बेसिकली अटैच टू अ फर्म सरफेस, सो दैट इज गिविंग स्ट्रेंथ। तो जो फोर्स है वो ट्रांसमिशन होती है बॉडी से उस सरफेस में। आपने अगर स्क्वाट्स करने, फॉर एग्जाम्पल, देखो आप जमीन पे जोर लगाते हो जब आप स्क्वाट्स करते हो, राइट? तो दैट वे योर फोर्स इज बीइंग ट्रांसमिटेड टू द ग्राउंड और टू द सरफेस। दैट इज क्लोज चेन एक्सरसाइज। ओपन चेन एक्सरसाइज क्या होती है? इसमें क्या होता है, इसमें क्लोज चेन में मल्टीपल मसल्स जो है वो हेल्प करते हैं। वो एक इंडिविजुअल मसल को नहीं आप पकड़ रहे हो, आप मल्टीपल मसल्स को लेके आप उसकी मूवमेंट कर रहे हो, तो वो हेल्प करता है। एक मसल कम काम करेगा तो दूसरा ज्यादा काम करेगा, है ना? तो अल्टीमेटली विल बी एबल टू डू द मोशन वेल। फिर आ जाती है ओपन चेन एक्सरसाइज। दिस इज अ लिटिल मोर हायर मोडालिटी। ओपन चेन एक्सरसाइज में क्या होता है? ओपन चेन एक्सरसाइज में आप जो डिस्टल एंड है वो फ्री होता है, ठीक है? जैसे लेग पुलअप्स होते हैं, लेग एक्सटेंशन होते हैं, दोज आर ओपन चेन। जैसे आप अगर बैठे हैं सपोज चेयर पे एंड आप लेग को एक्सटेंड कर रहे हो ऊपर को, तो आपका डिस्टल एंड फ्री है ना? वो डिस्टल एंड फ्री एंड से आप उसको मूव कर रहे हो, तो आप, दैट इज योर ओपन चेन एक्सरसाइज। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्लोज चेन एक्सरसाइज एंड ओपन चेन एक्सरसाइज इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। तो आप शुरू करते हो क्लोज चेन से एंड हॉली धीरे धीरे आप ओपन चेन में जाना शुरू लेके जाते हो पेशेंट को। दूसरी चीज होती है टू अंडरस्टैंड द टर्म आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इज बेसिकली कि जहां पे आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक फिक्स पोजीशन में रखते हैं, लेकिन आप जॉइंट की मूवमेंट नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है? बिना जॉइंट की मूवमेंट के आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ओके, अब जब हम मसल स्ट्रेंथनिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं विद क्लोज चेन आइसोमेट्रिक्स, दैट इज इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, एबडक्शन। यहाँ एक्सरसाइज इज परफॉर्म विद द एल्बो टू 90 डिग्रीज, ठीक है? स्टार्टिंग पोजीशन इज विद द शोल्डर इन न्यूट्रल या 0 डिग्री ऑफ फॉरवर्ड फ्लेक्शन। तो आप अबडक्शन और इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन करते हैं, ठीक है? अब ये 45 डिग्री की आंख में किया जाता है फॉर ईच एक्सरसाइज। See, like I'm showing you the isometric rotations यहाँ पे, जैसे isometric internal and external rotation हो रही है। आप अब नोटिस करोगे तो यहाँ पे ये सहारा ले रहे हैं ऑफ द डोर, है ना? द डिस्टल एंड इज इन टचिंग द डोर एंड आप उससे डोर को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, है ना? ये डिपेंडिंग, देखो इस ऐसे खड़े हो और आप बाहर की तरफ धक्का मारोगे, पेशेंट ऐसे खड़ा है और इस दिशा में धक्का मार रहा है ना, टुवर्ड्स द वॉल। सो दैट इज, यू आर अफेक्टिंग द एक्सटर्नल रोटेशन। इधर खड़ा है और इधर को धक्का मार रहा है, ठीक है? तो ये आप बॉडी से धक्का मार रहे हो। देखो आप समझो इस बात को, कैसे खड़े हैं, ऐसे मैं इसको दीवार से धक्का मार रही हूँ, दीवार को धक्का मार रही हूँ अपने हैंड से, वो मेरा एक्सटर्नल रोटेशन को हेल्प कर रहा है। जब मैं ऐसे खड़ी हूं तो मैं इधर को धक्का मार रही हूँ, दैट इज विद माई बॉडी इटसेल्फ, तो दैट इज अफेक्टिंग माई इंटरनल रोटेशन, ठीक है? फिर सपोज एक बॉल है, हम बॉल को हग कर रहे हैं, तो उससे हम क्या कर रहे हैं, हम एडक्शन कर रहे हैं हमारे शोल्डर की, ठीक है? दैट इज आइसोमेट्रिक शोल्डर एडक्शन। फिर आइसोमेट्रिक शोल्डर फ्लेक्शन हो रही है इन द नेक्स्ट वन, ठीक है? यू सी इट्स मूविंग दिस वे। आगे दीवार है, दीवार की तरफ आप धक्का मार रहे हैं, ठीक है? सो दैट इज आइसोमेट्रिक शोल्डर फ्लेक्शन। फिर आप ऐसे बैठे हैं और ऐसे पीछे को आप धक्का मार रहे हैं दीवार को, है ना? you're पुशिंग द वॉल, पुशिंग अगेंस्ट द वॉल, तो दैट इज आइसोमेट्रिक शोल्डर एक्सटेंशन। पीछे को पुश कर रहे हैं वॉल की तरफ, दैट वे। आगे आगे वॉल है और आगे की तरफ पुश कर रहे हैं तो वो फ्लेक्शन है। पीछे वॉल है, पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं तो दैट इज एक्सटेंशन, ठीक है? अडक्शन के लिए क्या, अडक्शन के लिए हमने बोल दिया, अडक्शन के लिए हम हग कर रहे हैं समझो बॉल को। एबडक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम साइडवेज खड़े हो जाएंगे और दीवार की तरफ बाजू को ऐसे ऐसे वो करेंगे, पुश करेंगे, तो दैट विल बी आइसोमेट्रिक शोल्डर एबडक्शन, ठीक है? क्लियर? तो सो एज आई सेड, फर्स्ट वी स्टार्ट विद क्लोज चेन एक्सरसाइजेस एंड धीरे धीरे आप ओपन चेन में जाएंगे। क्लोज चेन में आपने ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस देखी जो मैंने आपको बताई, इसके बाद आप ओपन चेन में जाते हैं बाय यूजिंग जनरली थेरा बैंड्स, या ठीक है? थेरा बैंड्स क्या होती है, थेरा ट्यूब या थेरा बैंड्स होती है,
जो एक ना इलास्टिक टाइप ऑफ बैंड होती है, तो आपने सपोज पेशेंट को आप बोल रहे हो कि ये खींचो यहाँ लेके आओ, वो एक फिक्स पॉइंट पे अटैच्ड है, वहां से खींच के यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो दिस मूवमेंट, या फिर ऊपर है आप यहाँ ऐसे खींच रहे हो, तो दिस इज द अदर मूवमेंट दैट यू आर डूइंग, सो इट कैन बी अटैच्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। सो मूविंग दैट थेरा ट्यूब या थेरा बैंड इज ए ओपन चेन एक्सरसाइज। यहाँ पे देखो आपका, आप सहारा नहीं ले रहे हो, एक सिंपल भाषा में समझोगे तो किसी भी सरफेस का सहारा लेना इज विद क्लोज चेन, किसी सरफेस का सहारा नहीं लेना है इज ओपन चेन, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसमें देखो, सॉरी इसमें देखोगे तो ये किसी ना किसी सरफेस का, यहाँ पे वॉल लिया जा रहा है, जनरली दीवार ले रहे हैं, तो दीवार का सहारा लेके काम हो रहा है, ठीक है। तो ये क्लोज चेन एक्सरसाइजेस है। यहाँ पे आप देखोगे तो किसी भी चीज का सहारा नहीं ले रहा है पेशेंट, ये ओपन चेन एक्सरसाइजेस है, ठीक है। सो यू स्टार्ट विथ क्लोज चेन एंड यू मूव अहेड टू ओपन चेन एक्सरसाइजेस। इसके बाद आप आइसोटोनिक डंबल एक्सरसाइज सॉरी आइसोटोनिक डंबल एक्सरसाइजेस पे भी पेशेंट को लेके जा सकते हैं। अगेन दैट विल इंप्रूव द मसल स्ट्रेंथ, which will also include, I'll show you, yeah. See, this is isometric dumbbell exercises. देखो अभी पेशेंट लेटा हुआ है और डंबल से मूवमेंट, फर्स्ट टू पिक्चर्स में आप देखो तो पेशेंट आराम से लेटे हुए हैं और डंबल से मूवमेंट कर रहे हैं, डंबल हाथ में पकड़ा हुआ है और मूवमेंट कर रहे हैं। दैट इज गोइंग टू improve द टोन एंड द मसल स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर मसल। अब जो नीचे के दो हैं वो अगेन इज डंबल एक्सरसाइजेस विद इन स्टैंडिंग पोजिशन। तो पेशेंट एबडक्शन कर रहा है विद डंबल, फॉरवर्ड रोटेशन कर रहा है विद डंबल, है ना, फॉरवर्ड मूवमेंट, फ्लेक्शन कर रहा है या एक्सटेंशन, सॉरी फ्लेक्शन कर रहा है या एबडक्शन कर रहा है विद डंबल, ओके। सो दैट इज अगेन द डंबल एक्सरसाइज फॉर मसल स्ट्रेंथ। इसके अलावा देखो हमने बोला था रोटेटर कफ में चार है, हम यही बात कर रहे थे ना, रोटेटर कफ के अलावा जो टोड, सॉरी टोन मसल है, उसके अलावा जो बाकी तीन मसल्स हैं उनको इंप्रूव करो, है ना। अब उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द रोटेटर कफ यू आल्सो हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट मसल दैट्स द डेल्टॉइड मसल, which helps in shoulder movement, sorry, which helps in shoulder movement। तो इसीलिए डेल्टॉइड स्ट्रेंथनिंग also helps with रोटेटर कफ टेयर। जब आपकी डेल्टॉइड स्ट्रेंथ की स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो आपकी पेन एंड इन्फ्लेमेशन एंड मूवमेंट जो पेन इन्फ्लेमेशन कम होगी और मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके अलावा आ जाता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कैप्सुलर स्टेबलाइजर। अगेन इसमें ओपन एंड क्लोज एक्सरसाइज करोगे आप, जो स्कैपुला को स्टेबलाइज करते हैं मसल्स, है ना। तो वो भी मसल्स आप you can what I should say, try to improve the strength of those muscles, okay, that will also help in rotator cuff। जैसे आपके पेक्टोरालिस मेजर है, पेक्टोरालिस माइनर है ना, लैटिसिमस डोर्साई है, ये सब भी आप अगर इनकी स्ट्रेंथनिंग भी अच्छी करोगे तो पेशेंट की पेन रिलीफ बेटर होगी, ठीक है। So we understood about closed chain exercise, open chain exercise and dumbbell exercise, okay, isometric exercise। अब ये देखो, this is again an example of open chain। यहाँ पे आप देखोगे, देखो जो हाथ है इसकी ये आगे कहीं पे फिक्स नहीं है, है ना, इट्स फ्री, द हैंड इज फ्री, पेशेंट उल्टा लेटा हुआ है, हाथ फ्री है और वो अलग अलग मूवमेंट्स कर रहा है। कभी हाथ को सीधा सीधा, कभी हाथ को सीधा सीधा ऐसे ऊपर ला रहा है, कभी पीछे को ले जा रहा है। The different forms of 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are six different types of exercises that have been shown over here. If you note the position of the hands and the limbs, you will understand कि अलग अलग movements कर रहे हैं, है ना। एक्सटेंशन हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है, एडक्शन हो रहा है, abduction हो रहा है, फिर इंटरनल रोटेशन हो रहा है, एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है, ठीक है। सो दीज आर द ब्लैक बर्न ओपन काइनेटिक चेन एक्सरसाइजेस दैट आर प्रेजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया पुशअप्स। सी यू सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुशअप्स दैट आर देयर, ओके। तो पुशअप्स कर रहे हैं विद यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉप्स दैट आर अवेलेबल। बॉल के से भी कर सकते हैं, प्रॉप से कर सकते हैं, वन हैंड पुशअप हो सकता है, टू हैंड पुशअप हो सकता है। यू कैन हैव सपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट व्हाट आई शुड से, या तो आप डायरेक्टली ग्राउंड से कर सकते हो या नील डाउन होके पुशअप्स कर सकते हो, है ना, नी पुशअप्स जिसे हम कहते हैं, नी पुशअप्स कर सकते हो या कंप्लीट पुशअप्स कर सकते हो, जिसे हाफ और फुल पुशअप्स भी कहते हैं। तो दिस कुड बी डिफरेंट वेज इन विच पुशअप्स आर डन, राइट। ओके, देन वी कम टू द थर्ड फेज। सो ये हो गया सेकंड फेज। हमने
रेंज ऑफ मोशन भी इंप्रूव करी एंड मसल स्ट्रेंथनिंग भी इंप्रूव करी। अब देखो, हमने क्या बोला था, हमारा एम था कि रेंज ऑफ मोशन, पेन रिलीफ होना चाहिए, रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होना चाहिए, मसल स्ट्रेंथ होना चाहिए और फंक्शनैलिटी आनी चाहिए, राइट? तो अब हमारा नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड फेज, दैट इज वीक 8 to 12। अब इसका क्राइटेरिया क्या है? अगेन एज आई टोल्ड यू, हमेशा वीक्स के हिसाब से नहीं, क्राइटेरिया के हिसाब से भी चलना है। तो एक इसमें देर भी फुल पेनलेस रेंज ऑफ मोशन, पेनलेसली पेशेंट पूरा रेंज ऑफ मोशन अपना हर तरह का कर पा रहा है विदाउट एनी पेन। दिस इज द फेज 3। ठीक है, कोई पेन कोई टेंडरनेस नहीं है, इवन विथ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। एक तो रेंज ऑफ मोशन कर पा रहा है, दूसरा इवन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर पा रहा है, तब पेशेंट फेज 3 में जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा गोल है टू इम्प्रूव द न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल एंड शोल्डर की प्रोप्रोसेप्शन। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ग्रेजुअल रिटर्न ऑफ फंक्शनल एक्टिविटीज एंड हैव टू एस्टैब्लिश अ होम मेंटेनेंस प्रोग्राम। देखो, फॉर एवर पेशेंट आपके पास फिजियोथेरेपी के लिए नहीं आएगा ना, अल्टीमेटली उसको कई चीजें जो घर पे ही रूटीन में परफॉर्म करते रहना पड़ेगा, तो जिससे कि उसकी स्ट्रेचिंग भी बेटर हो और उसकी स्ट्रेंथन भी बेटर, मसल स्ट्रेंथ भी बेटर रहे। तो आपको होम मेंटेनेंस रेजिमेंट बनाना पड़ेगा कोई, जिस वो एटलीस्ट थ्राइस अ वीक जरूर फॉलो करे, बोथ स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करते हुए। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर फेज का एम हमारा बेसिक है टू इम्प्रूव द फंक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ द ऑफ दैट ऑफ द रोटेटर कफ, ओके, ऑफ द शोल्डर जॉइंट। तो हम देते हैं प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज। नाउ दिस इज अनदर टर्म व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या होती है। हमने अलग अलग समझा, ओपन चेन क्या है, क्लोज चेन क्या है, आइसोमेट्रिक क्या है। अब हम बता रहे हैं प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज। अब प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज इज बेसिकली एक्सरसाइजेस जो हम शॉर्ट शॉर्ट स्पैन में करते हैं, लेकिन दे आर बेसिकली, इसको ना हम जंप ट्रेनिंग भी कहते हैं। जैसे एकदम से एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स होती है इनकी। ठीक है, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज जनरली इन्वॉल्व काइंड ऑफ एन एक्सप्लोसिव मूवमेंट, बट दे इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ, द पावर एंड स्पीड ऑफ दैट मूवमेंट। ठीक है, सो दे आर मेंट टू बिल्ड द मसल पावर, स्पीड एंड स्ट्रेंथ। तो ये क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम स्क्वाट जंप्स करते हैं, है ना, दैट इज प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज। या फिर क्लैप पुशअप्स करते हैं। क्लैप पुशअप्स क्या होता है? आप पुशअप्स कर रहे हैं, पुशअप करने में आप देखोगे ना, लोग करते हैं कि पुशअप्स कर रहे हैं, उसमें हाथ छोड़ देते हैं नीचे से जब ऊपर को आते हैं, और एक ताली बजा के फिर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं तो ताली बजा के फिर नीचे टच करते हैं, दैट इज क्लैप पुशअप्स। ठीक है, दीज आर प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज, दीज आर शॉर्ट spurts or bursts of explosive exercises। explosive in the sense कि क्विक है, इसीलिए उसको एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव फट नहीं रहा है कुछ भी यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सप्लोसिव बेसिकली मीन्स के इट्स क्विक एंड फास्ट मूवमेंट्स, इसलिए उसको एक्सप्लोसिव एक्सरसाइजेस बोला जाता है। These plyometric exercises are basically meant to improve the athletic performance of the person। ठीक है, तो ये जनरली स्पोर्ट्स मेडिसिन में बहुत कॉमनली यूज की जाती है plyometric exercises, because they increase the muscle strength, the speed and the vitality of that joint, okay, of that muscle group। तो आपको पावर इंक्रीज करना है, स्पीड इंक्रीज करना है, स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है, इसीलिए थर्ड फेज है। नॉट एवरीवन गोज इनटू दिस, बट यस, दिस इज वन थिंग व्हिच वी डू इन द थर्ड फेज। अब दिस इज फॉर एग्जाम्पल द प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज फॉर द शोल्डर जॉइंट। देखो क्या किया उन्होंने, बॉल लिया है पहले। अगर आप फीमेल को देखोगे तो शी इज टेकन सपोर्ट ऑफ अ सरफेस, विद द सपोर्ट ऑफ अ सरफेस पीछे को बॉल जा रहा है, जितना पीछे लेके जाएगी फिर जोर से आगे को मारेगी, इट्स टेकिंग बिहाइंड एंड जोर से आगे को फेंक देना उस बॉल को। ठीक है, दैट इज अ प्लायोमेट्रिक एग्जाम्पल ऑफ अ प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज। सेम ये जो रिकॉइलिंग बॉल बॉल होता है, इसके लिए क्या किया जाता है, खड़े में जो लड़का है, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है ना, तो वो अबडक्शन करी हुई है उसने आर्म की। ठीक है, एंड वो थ्रो करेगा जोर से, जब इसको थ्रो करेगा जोर से, वो बाउंस होके वापस आएगी, वो फिर उसको पकड़ेगा और पीछे का मोशन भी होएगा उसका, फिर आगे का मोशन होगा, पीछे का मोशन होएगा। ठीक है, दिस इज द प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज दैट वी यूज, एंड दिस इज ऑब्वियसली, देखो काफी सारा ये स्पोर्ट्स थेरेपी में काम आता है, दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस, राइट। यहाँ पे आपने क्या ध्यान रखना है, देखो अभी यहाँ पे रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होगी, कोई पेन नहीं है पेशेंट को, स्ट्रेंथ भी अच्छी हो गई है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में भी पेन नहीं हो रही है। आप अब उसकी पावर, स्पीड और स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं बाय प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे भी पेशेंट की लॉस ऑफ मोशन हो जाती है, एकदम से वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है वहां पे, या स्ट्रेंथ प्रोग्रेशन नहीं कर पा रहा है, या फिर एकदम पेन हो रही है,
आज हमने प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज किया, रात में पूरी रात पेन होती रही, देन यू नीड टू स्टॉप. That means that the muscle groups is not yet that strong to go ahead to the third phase. ठीक है, that's a warning sign. ठीक है, तो आपको क्या करना है, या तो आपको अर्लियर रूटीन में वापस आना है. एडिशनली ऑब्वियसली आप पेन कंट्रोल मोडालिटीज अपनाओगे, एंड हो सकता है कि आपको सर्जिकल इंटरवेंशन करना हो. क्या होता है, कभी कभी अगर पेशेंट प्रिपेयर्ड नहीं है और आप थर्ड फेज में चले गए, तो वो जो एक काइंड ऑफ जो क्रॉनिक टेयर स्टेबलाइज हुआ था, वो एकदम से कई बार अक्यूट टेयर में चला जाता है, तो उसके लिए फिर पेशेंट को सर्जिकल रिपेयर के लिए जाना पड़ता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हेन एक्चुअली द पेशेंट कैन मूव अहेड टू द थर्ड फेज और नॉट. ठीक है, सो दैट इज ऑल विद योर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ऑफ रोटेटर कफ टेयर. है ना, तो रोटेटर कफ इंजरी में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जो जनरली क्रॉनिक टेयर्स के लिए ही दिया जाता है, उसके बारे में आज हमने बड़े डिटेल में पढ़ा है. द डिफरेंट फेजेस, इसमें काफी सारे अलग अलग टर्म्स हैं, क्लोज चेन एक्सरसाइज, ओपन चेन एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस. सो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से आपने सुनना है और समझना है, एंड इसको अप्लाई करना है when you're actually going to give the physiotherapy. Okay, so I hope you have understood the lecture, and if you have any doubts, please mention in the comment box below. Don't forget to like and subscribe our channel, and so that you're up to date with the new lectures that are coming up. And then let's see you in the next lecture, जहाँ पे हम बात करेंगे about acute tears and the management of पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स जिनकी सर्जरी हुई होती है रोटेटर कफ के लिए, उनकी मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, वो हम हमारे थर्ड लेक्चर में बात करेंगे. सो टिल वी मीट अगेन, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.